नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक रचना संवदिया शीर्षक से। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये रचना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 को हुआ और इनका निधन हुआ 1977 ईस्वी को। जैसा कि दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना, जिला पूर्णिया आरोही हिंगना बिहार में हुआ। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोध के आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक माने जाते थे और 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन का कार्य किया। तो मूल रूप से फणीश्वर नाथ रेणु एक गद्यकार हैं और हिंदी साहित्य के लिए श्रेष्ठ गद्य रचनाओं का संकलन इन्होंने किया। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार होने का जो श्रेय है वो फणीश्वर नाथ रेणु को ही जाता है, इसलिए आंचलिक कथाकार के रूप में इनकी एक पहचान बन चुकी है हिंदी में। उन्होंने अंचल को विशेषतः अपनी रचनाओं का आधार बना करके आंचलिक शब्दावली मतलब अंचल से जुड़ी हुई, ठेठ देहाती परिवेश से, ग्रामीण जगत से जुड़ी हुई शब्दावली को काम में लेते हुए और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहां के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो इनकी रचनाओं में जिस वेदना को इन्होंने अपनी रचना का वर्ण विषय बनाया है, उस वेदना को ये स्वयं भोग रहे हैं और उसका प्रत्यक्ष अनुभव वो अपनी रचना में बयान कर रहे हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदलने की एक कूट ताकत उनमें छिपी हुई है। यहाँ उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र किया गया है। यदि इनकी रचनाओं की हम बात करें तो इसमें दे रखा है इनके कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, जिसमें ठुमरी है, अगिनखोर है, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम, ये सभी इनकी कहानी संग्रह हैं। और ये जो यहाँ पे दिया गया है उर्फ मारे गए गुलफाम, इस रचना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। मैला आंचल और परती परिकथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं, जिसमें मैला आंचल जो उपन्यास इनका दिया गया है, इस उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को सम्मानित भी किया जा चुका है। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। प्रेमचंद द्वारा जो कहानी और उपन्यासों का सिलसिला था, प्रेमचंद की कहानियों को और उपन्यासों को पढ़ने से हम सीधे ग्रामीण परिवेश से जुड़ते हैं। उसका सीधा सरल चित्र जैसे मुंशी प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है, उन्हीं की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? फणीश्वर नाथ रेणु को। फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं को भी हम पढ़ते हैं तो सीधे हमें अंचल से जोड़ देती हैं और हम उन लोगों के साथ एक अनुभव महसूस करने लगते हैं। इनकी कला सजग आंखें, मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मैला आंचल और परिति परिकथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया और आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना
रसिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे एक नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है। उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय, आसानी से भावों को प्रेषित करने वाली है एवं भाव प्रधान है, गहरे भावों को लिए हुए है। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। मर्मांतक पीड़ा, मर्म को छू लेने वाली जो पीड़ाएं हैं, हृदय को छू लेने वाली जो पीड़ा के भाव हैं, उनको व्यक्त करने में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की भाषा सक्षम है, पाठक के मन को छू लेती है। इसलिए सहज, सरल और आंचलिक भाषा में इन्होंने अपनी बात कही है। यहां इनकी एक कहानी दी गई है और कहानी का शीर्षक है संवदिया। तो संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत की गई है। यहां हम इसके कथ्य की बात कर रहे हैं कि इस कहानी का वर्ण विषय क्या है, क्या इस कहानी में कहा गया है। तो एक बार संक्षिप्त परिचय हम यहां देख लेते हैं। बाकी बड़ी रोचक कहानी है, पढ़ेंगे आपको अच्छी लगेगी। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। इतनी बारीकी से उसकी पीड़ा को उकेरना, ये आत्मा के शिल्पकार, जैसा कि इनकी उपमा दिया आत्मा के शिल्पी, आत्मा के भावों को अभिव्यक्त करने की जो सामर्थ्य है वो फणीश्वरनाथ रेणु में ही है और वो ही कर सकते हैं। कहानी का एक पात्र है हरगोबिंद, जो कि संवदिया का काम करता है। संवदिया यहाँ पर पहले भी शीर्षक भी दिया गया और संवदिया यहाँ भी दिया गया। तो संवदिया, हरगोबिंद संवदिया। संवदिया क्या होता है? संवाद पहुंचाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवादों का आदान प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता था वो ही संवदिया कहलाता था। तो आजकल डाक व्यवस्थाओं ने अपने पांव जमा लिए हैं और भी नई तकनीकियों ने अपने पांव जमा लिए हैं, लेकिन जब ये व्यवस्थाएं अपने चरम पर नहीं थी तब ऐसे किसी संवदिया के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, समाचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होता था। तो उसमें संवदिया की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होता है। तो कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, एक बड़ी बहुरिया है और एक है हरगोबिंद संवदिया, जिसको लेकर के सुंदर कहानी रची गई है। बड़ी बहुरिया के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था, संवदिया में क्या क्या विशेषताएं थी, ये हम पाठ में देखेंगे, कहानी में देखेंगे। तो जैसे कि कहानी में बताया भी गया है, तो संवदिया कौन हो सकता है, कौन कौन व्यक्ति हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो हर कोई तो ये कर भी नहीं सकता है, क्योंकि संवदिया में कुछ गुण होने आवश्यक हैं। आगे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न भी दे रखा है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा बसी हुई है। तो हम इस प्रश्न पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो संवदिया तो वही हो सकता है जिसमें या जिसे भगवान ने संवदिया बनाकर भेजा होता है। भगवान कोई उनमें विशेष ऐसी शक्ति देकर भेजता है जिसको सुनकर और स्वर में संवाद सुझाया गया हो, उसी सुर और स्वर में उसी ढंग से प्रत्येक शब्द और भाव भंगिमा के साथ पूरे के पूरे संवाद को दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत कर सके, इस गुण का होना उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही संवदिया में एक इस गुण का होना बहुत ही आवश्यक है कि वो संवाद को इस प्रकार से गुप्त रखे जैसे चांद और सूरज को, तो किसी को, पक्षी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है ये। तो इसमें बड़ी बहुरिया जो कहानी की पात्र है वो हरगोबिंद संवदिया को हवेली पर बुलाती है और बड़ी हवेली से बुलावा आना मतलब हरगोबिंद संवदिया के मन में एक उत्साह और आश्चर्य का भाव
कि आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुझे बड़ी हवेली से बुलावा आया। फिर कारण ये है कि आज संचार जैसी सुविधाएं हो चुकी हैं, गांव में एक डाकखाना खुल चुका है, तो फिर संवदिया की जरूरत कहाँ पड़ रही है संवाद पहुंचाने के लिए। अब संवदिया की कोई जरूरत ही नहीं है। बड़ी बहुरिया उसे बुलाती है क्योंकि वो अपने मायके एक संदेश पहुंचाना चाहती है, और संदेश भेजने के लिए वो काफी मजबूर थी, लेकिन वो पहुंचा नहीं पा रही थी। एक समय था जब वो बड़ी हवेली में राज किया करती थी, रात दिन उसके आगे नौकरों की भीड़ लगी रहती थी, किंतु उसके पति की असामयिक मृत्यु से सारा का सारा जो अनुशासन है वो बिगड़ जाता है, और बड़ी बहुरिया की स्थिति अब बदल चुकी थी। अब उसे अपने हाथ से सूप में अनाज फटकना पड़ रहा है। पति के निधन के बाद उसके ही तीनों देवरों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और वे गांव छोड़ करके शहर में जा बसे। उन्होंने बड़ी बहुरिया की देह से जेवर तक खींचकर छीनकर बांट लिए थे। ऐसा व्यवहार उस बड़ी बहुरिया के प्रति वो करते हैं। उसकी बनारसी साड़ी तक के 3 टुकड़े कर लिए जाते हैं और आपस में बांट लिए जाते हैं। उधार देने वाली मेदियाइन तक उसे जली कट्ठी सुना जाती है। उसे गरीबी में बथुआ साग खाकर गुजारा करना पड़ जाता था। क्या स्थिति थी और कैसे उसका जीवन ही बदल जाता है, ये कहानी है संवदिया शीर्षक से। तो वो संवदिया को संदेश भिजवाना चाहती है क्योंकि हालत उसकी खराब थी। संदेश भेजकर वह मां से यह कहना चाहती थी कि वह उसे अपने पास बुला ले ताकि इन कष्टों से उसे छुटकारा मिल सके। ये संदेश वो अपने माँ तक पहुंचाना चाहती थी, अपने मायके पहुंचाना चाहती थी, और इसके लिए ही उन्होंने संवदिया को अपने घर बुलवाया। तो बड़ी ही भाव प्रधान कहानी है। आशा है आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। पूरी रुचि से आप इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम जो वर्ण विषय दे रखा है उसी पर थोड़ा सा विचार करते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। तो देखते हैं इस कहानी में वर्ण विषय क्या है। हरगोविंद को आश्चर्य हुआ। यहाँ पर शुरुआत होती है कि बड़ी बहुरिया के यहाँ से, बड़ी हवेली से बुलावा जाता है कि हरगोविंद संवदिया को बुलाया जाए, क्योंकि वो अपनी माँ के एक संदेश पहुंचाना चाहती थी। जब हरगोविंद संवदिया को ये पता हुआ कि हवेली से उसको बुलाया गया तो उसको आश्चर्य होता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसको आश्चर्य होने का कारण था कि आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है, जबकि संचार व्यवस्था और डाक व्यवस्था इतनी प्रबल हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है, तो संवदिया की जरूरत क्यों कर पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? ये व्यवस्थाएं तब हुआ करती थी जब ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक की खबर भेज सकता है। देश विदेश कहीं से मिनटों में आप कोई खबर भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। संचार व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो चुकी है, और वहां का कुशल संवाद भी मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? संवदिया के मन में इसलिए आश्चर्य होता है कि जब इतनी सुविधा है उसके बाद भी उसको क्यों बुलाया गया। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी डोरी पार कर अंदर गया। डोरी होती है दहलीज। टूटी हुई दहलीज को पार करके वो जैसे ही अंदर जाता है, सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाजा लगाया। ये उसमें एक विशेष गुण था कि जहां भी जाता था उस परिवेश को समझ करके, महसूस करके ही संवाद का अंदाजा लगा लिया करता था कि किस प्रकार का ये संवाद भेजना है। तो उसने अंदाजा लगा लिया कि निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक को भी न जाने। अर्थात इस प्रकार से कि ये जो संवाद भेजा जाएगा वो इतना
रहस्यमय होगा कि किसी को उसकी कानो कान खबर नहीं हो। और संवदिया बड़ी हवेली जाकर के बड़ी बहुरिया को संबोधित करते हुए कहता है कि पांव लागी बड़ी बहुरिया, पांव लागी यानी आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों को धोख लगाते हैं। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को पीढ़ी दी, आशीर्वाद दिया और आंखों के इशारे से कुछ देर चुप बैठे रहने को कहा। उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अभी कुछ मत बोलना, कि मुझे किसने बुलाया है, क्यों बुलाया है, चुपचाप बैठे रहो। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकरों की, ये पहले की अवस्था बताई जा रही है कि जब बड़ी बहुरिया यहाँ पर बहू बनकर के आती है तब वहां क्या हालत थी, तब स्थिति कुछ अलग थी, हटकर थी। दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। जो अनाज साफ करने का एक पात्र होता है, उससे अनाज साफ कर रही है। इन हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। गांव की नाइन की बड़ी बहुरिया के यानी इतनी संपन्न इस औरत के हाथों में मेहंदी लगा करके ऐसे छोटे छोटे काम करके यहाँ की जो लोग थे वो अपना पेट पालते थे। जैसे नाइन थी वो अपना परिवार पालती थी, कुछ उसको मेहनत मजदूरी मिलती थी और उसी के बल पर उसका परिवार चलता था। कहाँ गए वे दिन? हरगोबिंद ने लंबी सांस ली। बड़ा आश्चर्य होता है कि समय कितनी जल्दी और कहां से कहां तक बदल गया है। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। जो जमींदार थे, महाजन थे, उन्होंने जमीन पर दावा करके अधिकार करके उसमें भी अपना अतिक्रमण कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। अब यहाँ पर गांव में रह गई है तो सिर्फ बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी, क्योंकि उसका कोई सहारा भी तो नहीं था। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देता है, ये बात सोचता है हरगोबिंद संवदिया। नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? सिर्फ 1 घंटा पर वो बीमार रहे और उस बीमारी के कारण ही उनकी मौत हो गई। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन करके बांटने की लीला हुई उनकी मृत्यु के बाद। हरगोबिंद ने यह शब्द अपनी आंखों से देखा था। अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण की ये लीला देखी। साड़ी, बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी इन भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। हरगोबिंद संवदिया की आंखों के सामने वो सारा दृश्य वापस पुनः सजीव हो जाता है और उसके मन में एक दुख का भाव उत्पन्न होता है। गांव की मेदियाइन जो कि उधार का काम करती थी, बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, ये उधार में सामग्री दिया करती थी। लेकिन आज बड़ी बहुरिया की ऐसी हालत नहीं है कि वो अपना सम्मान पूर्वक अपना पेट भी भर सके। इसलिए उधार देने वाली जो मेदियाइन थी वो भी आकर के 2 बात सुनाकर के उनको चली जाती है। और क्या सुनाती है कि उधार का सौदा खाने में जो सौदा होता है, सामान खाने में बड़ा अच्छा लगता है और दाम देते समय मेदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास नहीं था जवाब। उधार लिया था तो सुनना भी उसको था। हरगोबिंद ने फिर लंबी सांस ली जब तक मेदियाइन आंगन से नहीं टलती। बड़ी बहुरिया हरगोबिंद से कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि ये बात हरगोबिंद संवदिया भी जानता है कि जब तक ये मांगने वाली यहाँ से नहीं जाएगी तब तक बड़ी बहुरिया किस काम के लिए उसको यहाँ पे बुलाई है वो नहीं बताने वाली। वह अब चुप नहीं रह सका और उसने बोल दिया कि मेदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। उसकी ही भाषा में उसको अच्छा जवाब देता है यहाँ पर कौन? हरगोबिंद संवदिया। और इस बात को सुनकर के काबुली कायदा का नाम सुनते ही मेदियाइन ताई तमक करके खड़ी हो गई। चुप रहे, मूंछों से निमोछिए। निमोछिए होता है जिसके मूछे नहीं होती है।
तो निमोच ये किसको कह रही है? वो बिना मूछों वाला संवदिया को। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी ही नहीं, ने काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी दी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीप पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीप बाहर निकाल कर दिखाई, अर्थात खींच ले, लो खींचो। 5 साल पहले मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मेदियाइन के ओसरे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलते हैं और वसूली के समय जोर जुल्म से एक का दो वसूलता। यानी जब ये यहाँ पर कहने का मतलब है कि हरगोविंद संवदिया उसको बता रहा है कि जब तुम्हें जरूरत होती है, अपना माल बेचना होता है, तब तो तुम्हारा व्यवहार कुछ अलग होता है, और जब वापस पैसे लेने की बात आती है तो तुम्हारे व्यवहार में क्यों इतना बदलाव आ जाता है। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। गांव वालों ने सोचा कि इसको सबक सिखाया जाए, और उसके साथ उन्होंने कुछ ऐसा ही किया कि वो दोबारा गांव में लौटकर भी नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मेदियाइन लाल मेदियाइन हो गई। काबुली बादाम के नाम से चिढ़ने लगी थी वो मेदियाइन, क्योंकि यहाँ पर जो काबुली शब्द का प्रयोग हो रहा है बार बार, तो ये मेदियाइन जो काकी थी ये काबुली के नाम से चिढ़ती थी, क्योंकि वो काबुली जो कपड़े बेचने के लिए यहाँ पे आता था और मीठा मीठा बोल करके लोगों को उधार में कपड़े दे के जाता था। लेकिन जब वसूलने की बारी आती थी तो उसका व्यवहार बड़ा रूखा होता था, और गांव वालों ने मिलकर किस प्रकार से उसका तिरस्कार किया, उसको सबक सिखाया। अब गांव वालों ने उसको चिढ़ाने के लिए उसी को काबुली काकी कहना शुरू कर दें तो वो चिढ़ती है। अब तो उसका यहां तक व्यवहार बदल चुका है कि काबुली नाम शब्द आते ही उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। गांव के नाचने वाले ने नाच में काबुली का स्वांग किया था, तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। ये एक स्वांग का एक डायलॉग था, संवाद था। तो मेदियाइन जो काकी थी बड़बड़ाती हुई गाली देती हुई चली गई। तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही, बोलो जाओगे ना? तो पूछते हैं कहाँ? तो बड़ी बहुरिया कहती है मेरी माँ के पास, और उसका इस दुनिया में है ही कौन जिसके पास वो अपना संदेश पहुंचा सकती है। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। बड़ी बहुरिया की आंखों से उसका दुख प्रकट हो रहा था, और हरगोविंद उस दुख में पूरी तरह से निमग्न हो गया, डूब गया कि कहिए क्या संवाद है। संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि संवाद सुनाने वाला किस प्रकार से किन हाव भावों के साथ कैसी प्रतिक्रियाएं करते हुए संवाद कह रहा है, उन्हीं हाव भावों को उसे सुनना है, समझना है, क्योंकि आगे जाकर उसको उन्हीं हाव भावों के साथ वैसी ही प्रतिक्रियाओं के साथ संवाद सुनाना होता है। तो यहाँ पर जैसे बड़ी बहुरिया कर रही है कि वो संवाद सुनाते समय सिसकने लगती है, हरगोविंद की आंखें भर आई। हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए, अपने दिल को मजबूत कीजिए और फिर अपनी बात कहिए कि और कितना कड़ा करूं दिल, और कितना मजबूत बनाऊं। माँ से कहना कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी। मैं वहां गांव में अपने घर में ही चाहे नौकर की तरह रह करके काम करके अपना जीवन पाल लूंगी, लेकिन यहां से मुझे लेके जाएं। बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहां अब नहीं रह सकती। अब नहीं रह सकूंगी यहां पर। कहना यदि मां मुझे यहां से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब जाऊंगी, गले में एक मटका बांध करके और तालाब में डूब जाऊंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं मैं?
कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। हरगोबिंद का रोम रोम कांपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय, अगहन होता है माघ का महीना, अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, यानी जैसे ही जमीन से धान उत्पन्न होगा, पैदा होगा, उस समय आएंगे गांव से, शहर से गांव आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगा करके वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा सब कुछ ले जाएंगे, और फिर आम के मौसम में आकर हाजिर फिर वापस, और कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके फिर चले जाएंगे, और फिर उलटकर कभी नहीं देखते हैं। राक्षस हैं सब के सब। उनको बड़ी बहुरिया के प्रति और उसकी मेहनत के प्रति कोई लगाव नहीं है। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंटे से, आंचल का जो कोना था उसमें 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल करके बोली कि पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी मैं। संवदिया को आने जाने के लिए राह का खर्चा दिया जाता था पहले, तो वो बोलती है कि मेरे पास तो इतना नहीं बन पाया कि मैं आपको मार्ग का खर्चा भी दे सकूं। आने का खर्चा माँ से मांग लेना, जाने का मैं दे रही हूँ, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। और हरगोबिंद बोला कि बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। कि तुम कहां से करोगे इंतजाम? बोला मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूं। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोबिंद को देखती रही, और हरगोबिंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूं संवदिया, अर्थात संदेश वाहक, कि तुम वापस संदेश लेकर के आओगे। हरगोबिंद संवदिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। ये विशेषताएं हैं संवदिया में। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे पाठ के परिचय के दौरान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में क्या क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना कोई आसान काम नहीं होता है, जो कि इस संवदिया को करना होता है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। ये गांव के लोगों ने एक धारणा बना रखी है कि जो संदेश वाहक का काम करता है वो मोटा होता है, निठल्ला होता है, पेटुराम होते हैं। पेट के लिए ये लोग घूमते फिरते हैं, पेट भरने के लिए ही। न आगे नाथ न पीछे पगहा, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं हो, ऐसे लोग संवदिया का काम करते हैं। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, औरतों का गुलाम। ये गांव के लोग उस संवदिया के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला क्या मर्द कहेंगे। किंतु गांव में ऐसा कौन है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वो। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोबिंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी, और वो पुराना गीत, उसका क्षेत्रीय गीत कि पैया पढ़ूं दाढ़ी धरूं, जो उनका स्थानीय कोई गीत था, उसकी ध्वनि उसके कानों के पास गूंजने लगती है। हमारो इसका अर्थ था कि हमारो संवाद ले ले जाऊ रे संवदिया याया, पैया पढ़ूं दाढ़ी धरूं, हमारो संवाद ले ले जाऊ रे संवदिया याया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। उसके भरोसे यहाँ रहूंगी। एक नौकर था, नहीं किसके भरोसे, क्षमा करना यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान दिया, उसके भरोसे नहीं, किसके भरोसे।
किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है, थक रही है, कमजोर हो रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं, कौन है मेरा यहाँ पर। हरगोविंद ने अपने पास बैठते हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं। यात्री ने मानो कुड़क कर कहा, जैसे गुस्से में होकर के, कि थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भांप लिया कि यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, बात बात पर चिढ़ने वाला, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा कि क्या क्या उसने कहा था। वहां जाकर के वापस मुझे वही संवाद सुनाना है, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई है वहां वह भी रोएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि संवदिया का जो काम होता है कोई आसान काम नहीं होता है। संवदिया को उन्हीं हाव भावों के साथ वो संवाद सुनाना होता है। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं रही। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज अपने आप निकलने लगी। जो स्पीकर थे, माइक थे, उनसे आवाज लग रही थी कि थाना बिहपुर, खड़गिया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। पहले की व्यवस्थाओं में और आज की व्यवस्थाओं में काफी अंतर आ गया है। पहले पूछना पड़ता था, लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आदमी को ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता कि सचमुच सुराज हुआ है। अब तक हरगोविंद को यह पता नहीं था कि अच्छे दिन आ गए हैं, सुराज, सुशासन जिसको बोले। लेकिन हरगोविंद को जब कटिहार पहुंचता है और वहां की व्यवस्थाओं को देखता है तो उसको लगता है कि अब शायद स्वशासन आ गया है, सुशासन आ गया है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े, किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली हैं, लेकिन मेरी मां तो है। किसके लिए, किस लिए मैं बथवा साग खा करके कब तक जीऊंगी। ये सारी बातें एक एक करके हरगोविंद संवदिया के याद आने लगती हैं। थाना बिहपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इससे पहले भी कई बार भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट जाएगी। वो सोच रहा है कि जिस पगडंडी से वो जा रहा है उसी रास्ते से बड़ी बहुरिया वापस इस गांव आ जाएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगता है, दुखी होने लगता है, व्याकुल होने लगता है, कचोटने लगता है। तब गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो फिर बचेगा क्या। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा, कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खा करके गुजारा कर रही है। और वो सोचने लगता है कि मैं किस प्रकार से अपने इस संवाद को वहां जाकर के सुनाऊंगा। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर के थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। ये सारी बातें हरगोविंद संवदिया अपने दिमाग में लेकर आता है, सोचता रहता है। और अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। उसकी इच्छा तो नहीं थी कि वो गांव में जाए, लेकिन जाना उसकी मजबूरी थी और वो बिना इच्छा के ही गांव में प्रवेश करता है। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। तो राम राम भाई, कहो कुशल समाचार, ठीक है ना। तो उसने जवाब दिया कि राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंद ही है, सब कुछ मौज ही मौज है। उधर पानी बूंदी पड़ा है, बरसात वगैरह हुई,
तो बोलते हैं कि बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोबिंद को नहीं पहचाना। वहां पर बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोबिंद को नहीं पहचाना। हरगोबिंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है। तो हरगोबिंद समधिया जवाब देता है कि भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के लिए हरगोबिंद की बुलाहट आंगन में हुई कि हाथ मुंह धो लीजिए, फिर उसके बाद में आप विश्राम कीजिए, भोजन लीजिए, संदेश आपका कल सुनेंगे। उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था उसके साथ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ वो संवाद फिर से उसके सामने उसके मन को कचोट रहा था। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पावलागी की। बड़ी बहुरिया ने आते वक्त कहा था कि बूढ़ी माँ को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहना, प्रणाम कहना। तो उसने कहा कि बड़ी बहुरिया की ओर से आपको प्रणाम माता। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है कि माँ जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है, कोई संवाद कि संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा एक बार चलकर आप लोगों का भी दर्शन कर लूं। बताता नहीं है कि आज ही आया हूं और आज ही सारी बात बता दूं। बूढ़ी माता हरगोबिंद की बात सुनकर के कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? कि जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर के माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। यहाँ हरगोबिंद समधिया की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि बड़ी बहुरिया की उस स्थिति का वो वर्णन कर सके, उनके सामने उसके दुख को व्यक्त कर सके, इतना साहस उसमें नहीं है। हरगोबिंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है। बूढ़ी माता बोली कि मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहां अब रह क्या गया है, जमीन जायदाद सब तो चली गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली है वहां पर। और माँ का जो कलेजा है वो भर जाता है कि नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी कुछ भी कम नहीं, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है, कुछ कम भी हो गई है, तो आखिर बड़ी हवेली ही सवांग नहीं है। ये कोई नाटक नहीं है, यह बात ठीक है। मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर शहर जाएगी। इस प्रकार से देवर लोग हर बार आकर के ले जाने की जिद करते हैं, लेकिन वो जाती नहीं है। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोबिंद को जलपान ला करके दिया अपने हाथ से। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। बबुआ होता है बेटा, बिहारी में जो मैथिली भाषा है उसमें बबुआ। जलपान करते समय हरगोबिंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही थी। जलपान करते समय हरगोबिंद को लगा जैसे बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है। याद आता है भूखी प्यासी रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई कि कर्ज उधार अब और कोई देते नहीं, पेट कैसे भरे। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं क्या कुत्ता हूं। माँ से कहना, ये सारी बातें फिर उसके दिमाग में आती हैं। और हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार और बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल करके खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं। तो हरगोबिंद समधिया बोलता है कि माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है, पानी पहले ही खूब पी लिया है, तो अब इच्छा ही नहीं है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खा लेता है, चावल खा लेता है। हरगोबिंद ने कुछ नहीं खाया ही नहीं।
तो यहां पर देखिए कि संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, निश्चिंत होकर के सोता है और खूब दबा करके खाता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। उसने क्या किया, क्या कर दिया, वह किस लिए आया था और वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा। अक्षर अक्षर माए जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा, बड़ी बहुरिया ने कहा है, भाभी के बच्चों की झूठन खा करके वह एक कोने में पड़ी रहेगी। ये सारी बातें फिर उसके दिमाग में आती है कि बड़ी बहुरिया ने उसको क्या संदेश कहा था। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, शिशक्ति आंसू पोंछते हुए। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया, वह संवदिया है, उसका काम है सही संवाद पहुंचाना, उसको अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जाकर के बैठ गया। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? कि माए जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रह करके मेहमानी कर लो और रुक जाओ एक दो दिन। कि नहीं माए जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज, थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्या, क्यों भाई, राह खर्च तो है? हरगोविंद बोला कि भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा, उसके आगे और यदि चवन्नी निकल आती तो समयपुर तक ही, बिना टिकट के वह एक स्टेशन को भी पार नहीं कर सकेगा, जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी कुछ स्थिर हुआ कि आहो रामा, नेहरा कोसु को सपन भयो, अब देश पिया को डोलिया चली ई, भाई रो मती, यही कर्म की गति। इस प्रकार का वो कोई गीत गा रहा था। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर से रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पर पहुंचा और भोंपे से आवाज आ रही थी कि बरगादी, कुर्सियार और जलालगढ़ जाने वाली यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है, जलालगढ़ 20 कोस है। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। और उसने मन में दृढ़ कर लिया कि कोई बात नहीं, 20 कोस की दूरी पैदल ही तय की जाएगी। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर के पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा, जैसे हवा का झोंका चल रहा हो स्पीड से। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा कि आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इसमें से एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए कि अभी कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच ले जा रही हैं। मैं बैठी राह ताकती रही। 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ा और गांव का
ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले जाहू रे संवदिया याया, वो गीत गाते हुए ये बातें फिर उसके दिमाग में आती हैं एक एक करके। लेकिन यह कहाँ चला आया हरगोविंद? यह कौन सा गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहां से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड है? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहां भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते हैं क्या? गांव की हालत देख करके उसको ऐसा लगता है। कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे? कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर है? कुछ भी उसको होशोवास नहीं है। हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है और सामने बैठी छाया को छू करके बोला कि बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध पी लो, मुंह खोलो। कि हाँ हाँ पी लो, पी जाओ। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ की, बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। और बड़ी बहुरिया गरम दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डाल करके मसकने लगी कि संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। उसको भेजना ही नहीं चाहिए था ऐसा संवाद। अब प्रश्न इसमें कुछ दिए गए हैं, एक बार थोड़ा सा इन पर विचार कर लें। तो संवदिया की विशेषताओं को पाठ में बताया गया है, आपने देखा। अगला प्रश्न की यदि बात करें तो बड़ी हवेली से बुलावाने पर हरगोविंद के मन में शंका, किस प्रकार की आशंका हुई कि इस जमाने में जब सुविधाएं इतनी प्रबल हैं, सुदृढ़ हैं, तो फिर कोई संवदिया को क्यों याद कर सकता है? ये कई तरह की बातें उसके दिमाग में आती हैं। बड़ी बहुरिया मायके में क्या संदेश क्यों भेजना चाहती थी? क्योंकि उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा था, उसकी स्थिति बदल चुकी थी। पहले जहां वो समृद्ध थी, आज वहीं वो अपना पेट भरने के लिए भी मजबूर हो चुकी है। हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है? स्मृतियों में खो जाता है कि एक जमाना था जब हवेली में काम करने वाले नौकरों की भीड़ लगी रहती थी और नाइन बड़ी बहुरिया की हाथों में मेहंदी लगा करके अपना पेट पाला करती थी। और आज की हालत उसकी ये हो गई है कि अपना पेट भरने के लिए वो बथुआ उबाल करके खा रही है। स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। तो इस प्रकार से आप इस पाठ को देख लेंगे। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछलाई? क्योंकि बड़ी बहुरिया का संवाद ही कुछ ऐसा था। वो अपने भाग्य पर भाग्य को कोसने लगती है। उसको उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? पांचवा प्रश्न इसमें दे रखा है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछलाई? संवाद कहते हुए बड़ी बहुरिया की आंखें इसलिए छलछलाई कि वह बहुत ही असहाय अवस्था में थी।
बड़े भैया के मरने के बाद उसके देवरों ने गांव की उसकी जमीन जायदाद सबको बांट लिया और वो शहर में जाकर बस गए। बड़ी बहुरिया के शरीर से साड़ी खींच करके उसके जेवर तक बांट लिए, उसके साड़ी तक के टुकड़े करके बांट लिए। इन सभी स्थितियों को देख करके उसकी आंखें छलछला आती हैं। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका, तो 7वां प्रश्न इसमें देख सकते हैं आप एक बार। हरगोविंद एक कुशल संवादिया तो था ही, वह कहने वाले के संवाद को ज्यों का त्यों सुनाने का ध्यान रखता था। इसलिए हरगोविंद रास्ते में बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहरा रहा था। वह चाहता था कि वह बड़ी बहुरिया सुनाते समय जहां जहां रोई है वहां वह भी रोएगा, किंतु बिहपुर स्टेशन पर पहुंचने पर उसका जी भारी हो गया। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगा कि इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया वापस गांव छोड़कर लौट आएगी। यह तो अपने गांव के लिए अपमानजनक बात होगी। बड़ी बहुरिया साग बथुआ खा करके गुजारा कर रही है, यह बात भी गांव को बदनाम करने वाली होगी। इसलिए वास्तविकता सुनकर तो बड़ी बहुरिया की माँ और भी दुखी होगी। यह सब सोच करके संवदिया ने यह संवाद नहीं सुनाया। यहाँ पर लेकिन संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है। पंक्ति से क्या आशय है? संवदिया का काम है कि प्राप्त संदेश को संवाद को जो का त्यों कह दे। वह संवाद भेजने वाले के हाव भाव, उसकी कहते समय जो मुख मुद्रा थी उससे अवगत करा दे। यह सब करके वह और कोई चिंता नहीं करता। इसलिए वह पेट भर करके खाता है और जी भर करके सोता है। किंतु बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद इस तरह नहीं सुना सका। वह भावुक हो उठता है और वह बड़ी बहुरिया की दशा से इतना दुखी हुआ कि न तो वह डट करके खा सका और न ही अफर करके सो सका, निश्चिंत होकर के सो सका। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? हरगोविंद जलालगढ़ पहुंचने के बाद उसके पास लौटने के लिए किराए के पूरे पैसे नहीं थे। इस कारण 20 कोस तो पैदल चलना पड़ा। वह जलालगढ़ आया तो उसने पूरी तरह से वो होश में भी नहीं था। जब वो होश में आया, कुछ कहने लायक हुआ, तो उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और संवाद नहीं सुना पाने के लिए माफी मांगता है। उसने बड़ी बहुरिया के सामने संकल्प किया कि मैं तुम्हारे को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हें गांव छोड़ करके नहीं जाने दूंगा। अब मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा और तुम्हारा सभी काम मैं किया करूंगा। ये संकल्प वो ले लेता है। तो डिजिटल इंडिया के दौर में संवदिया की क्या कोई भूमिका हो सकती है? ये प्रश्न आप अपने हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई संवदिया की भूमिका हो सकती है या नहीं? तो आजकल संचार व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो चुकी हैं, सुदृढ़ हो चुकी हैं कि ऐसी सुविधाओं का अब कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो संवेदिया कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो पूरी कहानी हमने पढ़ ली, तो मूल संवेदना को हम आसानी से कर भी सकते हैं। इस प्रश्न को जवाब दे सकते हैं। संवदिया कहानी बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव जागृत करने वाली एक कहानी है। इस कहानी में बड़ी बहुरिया को जो चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह पाठक के हृदय को छू लेता है। कहानी संवेदना को जगाने में पूर्णतया सक्षम है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि बहुत सुख का जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति पर भी कभी अत्यधिक आ सकता है। आदमी वह है जो दुखों को सहन करता हुआ उनका सामना करे। इस प्रकार यह कहानी एक साथ कई भावों को जागृत करने में सामर्थ्य रखती है। तो इसी के साथ आज की इस कक्षा से मैं विदा लेता हूँ। आज की इस कक्षा के साथ ही आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।